सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी तमाम अहम खबरें। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। शुरुआत मुख्य समाचारों के साथ। बीजेपी सांसद ओम बिरला का सर्वसम्मति से लोकसभा अध्यक्ष चुना जाना तय। चुनाव आज। एनडीए के अलावा वाईएसआर कांग्रेस, बीजेडी और विपक्षी गठबंधन यूपीए ने भी किया ओम बिरला की उम्मीदवारी का समर्थन। सदन में प्रधानमंत्री आज मंत्रिपरिषद के सदस्यों का भी कराएंगे परिचय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद में जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी दलों के अध्यक्षों की बुलाई बैठक। एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर होगा मंथन। आजादी के 75 साल को लेकर 2022 में होने वाले समारोह और महात्मा गांधी के 150वीं जयंती समारोह के बारे में भी चर्चा की उम्मीद। आम बजट से पहले 100 दिन के एजेंडे को अंतिम रूप देने में जुटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वित्त और अन्य मंत्रालयों के सचिवों के साथ की अहम बैठक। विकास और रोजगार पर फोकस। कृषि क्षेत्र के संकट पर चर्चा के साथ राजस्व बढ़ाने और जीडीपी वृद्धि की रफ्तार तेज करने के उपायों पर भी चर्चा। दिमागी बुखार के मामलों की निगरानी के लिए स्थायी मल्टी डिसिप्लिनरी ग्रुप का गठन करेगा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। बिहार में दिमागी बुखार से 130 से ज्यादा बच्चों की मौत की वजहों पर हुई स्वास्थ्य विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय बैठक के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का निर्देश। राज्य सरकार का मुजफ्फरपुर में और डॉक्टरों की तैनाती का फैसला। इयोन मॉर्गन की धमाकेदार पारी की बदौलत क्रिकेट विश्व कप में इंग्लैंड ने अफगानिस्तान को 150 रन से दी मात। मॉर्गन ने तोड़ा एक मैच में सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड। 148 रन की पारी में जमाए 17 छक्के। बर्मिंघम में न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला आज। सत्रहवीं लोकसभा के पहले सत्र का आज तीसरा दिन है और आज लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है। लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए एनडीए प्रत्याशी के रूप में बीजेपी ने राजस्थान से पार्टी सांसद ओम बिरला को उम्मीदवार बनाया है। एनडीए के गठबंधन सहयोगियों के अलावा बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस ने भी ओम बिरला की उम्मीदवारी का समर्थन करने का ऐलान रहा है। साथ ही विपक्षी दलों के गठबंधन यूपीए का भी समर्थन मिलने के बाद इस पद पर बिरला का सर्वसम्मति से चुना जाना लगभग तय हो गया है। ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह समेत एनडीए नेताओं की तरफ से 9 प्रस्ताव पेश किए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और पार्टियों की तरफ से बीजेडी, शिवसेना, एनपीपी और एमएनएफ, अकाली दल, एनजेएसपी, वाईएसआरसीपी, जेडीयू, एआईएडीएमके, अपना दल, ये लोग इसके प्रपोजल के लिए सेकेंडर के लिए साइन किया है। वही लोकसभा अध्यक्ष का नाम अनुमोदित होने के बाद ओम बिरला ने कल लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन से उनके घर जाकर मुलाकात की। सुमित्रा महाजन ने ओम बिरला पर भरोसा जताते हुए कहा कि उन्हें संसदीय प्रक्रिया की पूरी जानकारी है और वो सदन अच्छे से चलाएंगे। बहुत अच्छा लगा कि स्पीकर के रूप में उनका चुनाव हुआ है, नॉमिनेशन हुआ है। अभी मुझे विश्वास है कि बहुत अच्छे तरीके से वो सदन संभालेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पुराने होने के नाते परिचित भी है सबसे, और पार्लियामेंट्री ग्रुप में काम कैसे होता है या स्पीकर ऑफिस में काम कैसे होता है, ये कहीं ना कहीं कमेटियों में साथ में रहने के कारण बहुत कुछ वो जान चुके हैं। ओम बिरला 2014 में पहली बार कोटा से सांसद बने थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में वो दोबारा कोटा से सांसद बने। 2003 से 2014 के बीच 3 बार राजस्थान विधानसभा के सदस्य चुने गए। ओम बिरला 2004 से 2008 तक राजस्थान सरकार में संसदीय सचिव रहे। साथ ही बीजेपी युवा मोर्चा में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं।
और हमारे संवाददाता रविंद्र सिंह शोरान इस समय संसद भवन परिसर से हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम रुख करेंगे। रविंद्र, आज का दिन काफी अहम है। आज लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है और ये महज औपचारिकता लग रही है, क्योंकि जिस तरह का व्यापक समर्थन जो एनडीए उम्मीदवार हैं ओम बिरला उन्हें मिला है, एक तरह से ये माना जा रहा है कि सर्वसम्मति से उनका चुना जाना अब तय है बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये संदेश भी दिया गया है, क्योंकि हमने देखा कि राष्ट्रीय राजनीति में उस तरह से सुर्खियों में ओम बिरला का नाम नहीं रहा है। कहीं ना कहीं ये संदेश दिया गया कि अनुभव तो है ही एक पैमाना, उसके साथ साथ गुणवत्ता और निपुणता भी देखी गई है। जी बिल्कुल प्रीति, देखिए ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि जब दूसरी बार का सांसद जो है वो स्पीकर के पद पर बैठने जा रहा है। इसके पहले भी हमारे पास दो ऐसे उदाहरण हैं, जो कि जीएमसी बालयोगी, वो दूसरी बार जब सांसद बने तो उनको स्पीकर बनाया गया था, और मनोहर जोशी जो कि शिवसेना के थे, वो पहली दफ़ा जब सांसद बने तो वही गुणवत्ता और निपुणता के आधार पर उनको स्पीकर का पद जो है वो दिया गया था। और इसके पहले भी जिस तरीके से हमने देखा है कि लगातार 3 बार विधायक के तौर पर ओम बिरला ने काम किया है राजस्थान में, और सीपीएस वो चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी रहे हैं। पिछली बार भी सदन में जिस तरीके से तमाम मुद्दे हों और अलग अलग कमेटियों में उनका जो काम है उसको काफ़ी सराहा गया है, और इसलिए उनको अनुभव के साथ साथ जो है गुणवत्ता और तमाम जो प्रोसीजर्स की जानकारी है। सुमित्रा महाजन जो पूर्व स्पीकर हैं, उन्होंने भी कहा कि किस तरीके से उनके साथ ओम बिरला लगातार जो है वो काम करते रहे हैं, और तमाम जो कानून प्रक्रिया और रूल्स की जानकारी उनको है जी। और सबने उम्मीद जाहिर की है कि वो एक अच्छे तरीके से सदन को जो है वो चला पाएंगे। क्योंकि जब हमने भी बात की थी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी से, तो उन्होंने इशारा किया था कि सरकार की और एनडीए की पूरी कोशिश है कि स्पीकर पद का जो चुनाव है वो यूनानिमस हो और उस पर दूसरा कोई उम्मीदवार ना आए। इसके लिए उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद और के सुरेश, इन दोनों जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, इनसे बातचीत की थी, और उसके बाद शाम को कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि वो ओम बिरला का जो है उनको समर्थन करने के लिए तैयार हैं। और इस तरीके से आज जब 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी, उस वक्त जो नोटिस उनको दिया गया है स्पीकर के लिए, वो नोटिस का जो है मोशन, वो प्रस्ताव आज सदन में आएगा, और उसके बाद ओम बिरला के समर्थन में जो लोग हैं उसके बाद अब केवल औपचारिकता जैसा ही रह गया है कि जब ओम बिरला 17वीं लोकसभा के स्पीकर पद का नाम तय है। और जैसा आप बता रहे हैं औपचारिकता मात्र है, तो आज लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर ओम बिरला का जो निर्वाचन है वो तय माना जा रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका करेंगे, लेकिन रविंद्र आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी खबर है जिस पर आपसे हम अपडेट लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में मंत्रिपरिषद के सदस्यों का परिचय भी कराएंगे। 17वीं लोकसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को 214 सांसदों को सदस्यता की शपथ दिलाई गई। सत्र के पहले दिन सोमवार को 320 सदस्यों को शपथ दिलाई गई थी। इसके साथ ही अब तक 542 सदस्यों में से 534 नवनिर्वाचित सांसद शपथ ले चुके हैं। ईश्वर की शपथ कल शपथ लेने वालों में राजस्थान के कोटा से बीजेपी के सांसद ओम बिरला भी शामिल थे, जिन्हें बीजेपी ने लोकसभा अध्यक्ष का उम्मीदवार बनाया। निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी, टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय समेत कई नवनिर्वाचित सांसदों ने लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सभी दलों के प्रमुखों को बैठक का न्योता दिया है। ये बैठक आज दोपहर 3 बजे संसद भवन परिसर में होगी। इस बैठक में एक देश एक चुनाव और महात्मा गांधी की 150वीं जयंती से जुड़े कार्यक्रमों को लेकर चर्चा होगी। दरअसल एक देश एक चुनाव के मुद्दे को बीजेपी लंबे समय से उठाती रही है। मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल के दौरान भी इस बाबत राजनीतिक दलों में सहमति बनाने की कोशिश की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर चर्चा के लिए आज सभी पार्टियों की बैठक बुलाई है। भविष्य में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने को लेकर इस बैठक में मंथन होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों को बैठक में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है जिनका लोकसभा या राज्यसभा में एक भी सदस्य है। He would like to discuss about important issues including one nation, one election. बैठक में नीतीश कुमार, अखिलेश यादव और शरद पवार समेत कई राजनीतिक दलों के प्रमुख शामिल होंगे। हालांकि ममता बनर्जी ने इस बैठक में आने से इनकार कर दिया है। एक देश एक चुनाव के पक्ष और विपक्ष दोनों में ही तर्क दिए जा रहे हैं और राजनीतिक दलों की राय इस मामले पर बटी हुई है। लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव साथ साथ कराए जाने चाहिए ताकि जनता के पैसे की भी बचत हो और प्रशासनिक क्षमता भी बरकरार रहे। 2009, 14, 19 we've had elections simultaneously. It's helped the state enormously because there has been a shorter model code of conduct, there has been massive cost cutting, so therefore it's been a great benefit. So Naveen Patnaik is all for it. एक साथ चुनाव के पक्ष में तर्क है कि इससे चुनाव प्रचार और तैयारियों में लगने वाले वक्त की बचत होगी, साथ ही चुनावी खर्चे में भी कमी आएगी। एक तर्क ये भी दिया जाता है कि एक साथ चुनाव होने से सरकारें विकास कार्यों पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगा सकेंगी और बार बार होने वाले चुनावों पर ध्यान नहीं देना होगा। वहीं इस प्रस्ताव के विरोधियों का तर्क है कि ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है और इससे स्थानीय मुद्दे चुनाव से गायब हो जाएंगे। ऐसे में आज की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। बैठक में एक देश एक चुनाव के अलावा महात्मा गांधी की 150वीं जयंती से जुड़े कार्यक्रमों समेत कुछ अहम मुद्दों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। नौ विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। रविंद्र सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भी हमने देखा एक देश एक चुनाव का मुद्दा जोर शोर से उठाया था और अब इसी पर एक कदम आगे बढ़ाते हुए सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों की बैठक बुलाई है। किस तरह से अहम साबित होगी ये बैठक इस दिशा में? जी प्रीति, देखिए एक बहुत बढ़िया और काबिल तारीफ इनिशिएटिव प्रधानमंत्री की तरफ से लिया गया है। जब तमाम राजनीतिक चुनाव में जिस तरीके से कटुता जो अलग अलग स्तर पर हम लोगों ने देखी कि एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी और किस तरह के बयानबाजी राजनीतिक दलों ने एक दूसरे के खिलाफ की थी, उस सब को ख़त्म करके और पूरे देश की तरक्की के लिए तमाम सहयोगी दलों को साथ लेकर चलने की जो कोशिश है वो प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और इसके लिए पीएम ने स्पष्ट किया था कि जिस दिन संवाददाताओं से बात करते हुए सदन के पहले दिन कि आज ज़रूरत है किसी भी पक्ष और दूसरे विपक्ष से दूर होकर निष्पक्ष होने की, तो उसी दिशा में ये एक अहम कदम माना जा रहा है। जब तमाम विपक्ष और सहयोगी दलों का समर्थन प्रधानमंत्री लेकर देश की तरक्की में जो है वो आगे बढ़ना चाहते हैं। बेहद अहम बैठक है। एक जो चुनाव हो, इसके लिए पिछले करीब 4 साल से बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है और उसके पहले से भी लगातार बीजेपी इस बात की जो है वो पैरवी करती रही है कि देखिए अगर एक मोटा अनुमान लगाया जाए तो क्योंकि 30 राज्य जिनमें केंद्र शासित प्रदेशों को भी मिला लिया जाए तो हर बरस करीब 5 से 6 राज्य ऐसे हैं जो चुनाव में जाते हैं और उससे जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है तो कहीं ना कहीं प्रगति जो देश की होनी चाहिए, जो डेवलपमेंट है, उस पर लगाम लगती है। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए और जो खर्चा जिस तरीके से होता है, चुनाव आयोग लगातार ये बात कहता रहा है। कोशिश जरूर की जाएगी सरकार की तरफ से कि जो सभी दल हैं उनमें एक देश एक चुनाव को लेकर आम सहमति बनाई जाए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए आपका। और इस बीच यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार शाम संसद परिसर में विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक की। एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से राजनीतिक दलों के अध्यक्षों की बुलाई गई बैठक पर विपक्ष ने मंथन किया। खबरों के अनुसार आज फिर यूपीए की बैठक बुलाई गई है और इस दौरान सर्वदलीय बैठक में जाने पर फैसला होगा। मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी मौजूद थे। मंगलवार को हुई बैठक में डीएमके नेता कनिमोझी, सीपीआई नेता डी राजा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला समेत विपक्ष के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने उम्मीद जताई है कि संसद सुचारू तरीके से चलेगी। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि विपक्ष को समझना होगा कि बिना किसी कारण के सदन को बाधित करने से संसद के कामकाज में मदद नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि सांसदों को संसद के आचरण संबंधी नियमों के अनुसार व्यवहार करना चाहिए और ये महसूस करना चाहिए कि उन्हें परफॉर्मेंस के लिए भेजा गया है, ना कि संसद बाधित करने के लिए। Ultimately, together we have to build the new India. The Prime Minister concept of new India is altogether different, where there should not be hunger, people should not suffer for drinking water, there should be
there should not be any law and order problem. All such new India concept which Prime Minister has conceptualized, it has to be materialized. This is what we have put before the people. Even though we have majority, I have met the floor leaders of Lok Sabha also, opposition party. That means we want to take everybody into confidence. But basically we have our agenda that we have put forth before the people, people have endorsed it. So I think Rajya Sabha will not be a problem, because Rajya Sabha, it is a house of elders. They have also, I hope they have understood that people have endorsed what we are pushing, the reforms, what we are pushing, the bills. It has been endorsed by the people itself. Now it is only creating a framework for that. So that I think Rajya Sabha, House of Elders will cooperate us with government. Opposition parties in Rajya Sabha will cooperate us. That is what I expect. और आप ये पूरा इंटरव्यू देख सकते हैं आज रात 10 बजे हमारे खास कार्यक्रम टू द पॉइंट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दूसरे कार्यकाल के पहले आम बजट से पहले 100 दिन के एजेंडे को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। मंगलवार को प्रधानमंत्री ने वित्त और दूसरे अहम मंत्रालयों के टॉप अधिकारियों के साथ बैठक की। पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि इस दौरान विकास और रोजगार सृजन को ध्यान में रखते हुए सरकार के 100 दिन के एजेंडे पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री आवास पर हुई बैठक में वित्त मंत्रालय के सभी 5 सचिवों के अलावा कुछ अन्य मंत्रालयों के अधिकारी और नीति आयोग के अफसर भी मौजूद थे। उच्च स्तरीय बैठक में कम से कम समय में देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 5 साल के दृष्टिकोण को स्पष्ट किया। बैठक में किसानों की आय को दुगना करने, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना, सबको पेयजल, सबको बिजली समेत प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की भविष्य की रूपरेखा पर भी विचार विमर्श हुआ। और अब खबर बजट से जुड़ी खास कवरेज की। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने लोगों में बजट के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मंगलवार को ट्विटर पर एक क्विज सीरीज शुरू की है। मंत्रालय ने ट्विटर अकाउंट पर पहला सवाल भी पोस्ट किया है, जिसमें पूछा गया है कि आजाद भारत का पहला आम बजट कब पेश किया गया था। वित्त वर्ष 2019-20 का पूर्ण बजट 5 जुलाई को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में पेश करेंगी। किसी भी देश की सेहत का अंदाजा लगाने के लिए कई मापदंड होते हैं और उन्हीं में से एक अहम मापदंड है जनता का स्वास्थ्य, या कहें कि सरकार आम जनता के स्वास्थ्य के लिए क्या कुछ कर रही है। मोदी सरकार का इस दिशा में लक्ष्य काफी महत्वाकांक्षी है। वो सार्वजनिक स्वास्थ्य पर किए जाने वाले खर्च को 2025 तक 1.15% से बढ़ाकर 2.5% करना चाहती है। आइए देखते हैं कि इस लक्ष्य को पाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। इस साल फरवरी में आए अंतरिम बजट में सरकार ने साल 2019-20 के लिए स्वास्थ्य पर 61,398 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की थी। इसमें 6,400 करोड़ रुपए सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए रखे गए थे। देखा जाए तो स्वास्थ्य पर पिछले 2 सालों में सरकार ने इतना कभी खर्च नहीं किया था। सरकार आयुष्मान भारत योजना, मिशन इंद्रधनुष और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 को लागू कर चुकी है। जानकारों की सलाह है कि अगले 5 सालों में सरकार को इन योजनाओं को और ज्यादा प्रभावी रूप से लागू करना होगा। Really make those expectations real, which means implementing on some of the major policy and programmatic decisions that were taken in during the last NDA regime of 5 years. The most critical of which obviously was the programmatically was Ayushman Bharat, which really has, I think, from an aspirational standpoint for 500 million people, I think it really empowers them. So for us to sort of ensure that the infrastructure, the architecture, the people, the processes are in place in order to make that happen is obviously priority, no question. सभी के लिए स्वास्थ्य के मकसद से कामयाबी पाने के रास्ते में सरकार के लिए सबसे बड़ी बाधा स्वास्थ्य कर्मचारियों की कमी है। जानकारों की राय है कि इसके लिए हर एक जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज में तब्दील करना होगा। साथ ही
उन डॉक्टरों को और ज्यादा सुविधाएं, सहायता और प्रोत्साहन देना होगा जो गांव में जाकर प्रैक्टिस करते हैं। The whole idea of Ayushman Bharat, itself is a very, very clear indication of the fact that this is important and that it needs to be obviously resourced as well. It's not just an idea. But there are important things like, for example, strengthening of, taking medical colleges, taking district hospitals, converting them into medical colleges, adding seats over there. It's a very important aspect for us, to increase capacity, right, in terms of doctors. किसी भी देश की तरक्की के लिए जरूरी है कि उसकी जनता शिक्षित और स्वस्थ हो। एक आंकड़े के मुताबिक अगर किसी देश में रहने वाले 20 से 64 साल की उम्र के लोग स्वस्थ रहते हैं तो उसका आर्थिक विकास भी बेहतर होता है। जरूरत है भारत भी इसी मंत्र को अपनाए। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। दिमागी बुखार और जापानी इंसेफेलाइटिस जैसी बीमारियों के प्रकोप को फैलने से रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत बहुआयामी विशेषज्ञ समूह गठित किया जाएगा। ये समूह इन बीमारियों के कारणों और उनकी रोकथाम के लिए दीर्घकालीन उपाय सुझाएगा। इसमें राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, एम्स, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, विज्ञान और टेक्नोलॉजी मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय के विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। कल दिल्ली में विशेषज्ञों के बहुविषयक समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस समूह के गठन का निर्देश दिया है। बैठक में बिहार के मुजफ्फरपुर में दिमागी बुखार से बड़ी संख्या में बच्चों की मौत के मुद्दे पर भी विचार किया गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि केंद्र दिमागी बुखार जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए बिहार को हर संभव सहायता दे रहा है। We are delivering the best whatever we could do. Whatever has been done, I have seen that. Whatever is required more, I have advised them, and we have promised every possible support to the state government. केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसमें सभी सैन्य अधिकारियों को मुफ्त राशन देने की बात कही गई थी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अब सभी सैनिकों को समान राशन मिलेगा। नियमानुसार पहले मैदानी क्षेत्र में तैनात अधिकारियों को मुफ्त राशन दिया जाता था। दूसरी ओर शांत क्षेत्र में तैनात अधिकारियों को राशन भत्ते के तौर पर प्रतिदिन 96 रुपए दिए जाते थे। ये राशि सीधे उनके अकाउंट में भेज दी जाती थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने व्यक्तिगत तौर पर इस मामले में दखल दिया और इस प्रस्ताव को पास किया। ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार के इस फैसले से नौकरी के अधिक मौके मिलेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी 8वीं पास होने की अनिवार्यता की बाध्यता को समाप्त कर दिया है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या रिन्यू कराने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जरूरी नहीं है। और अब बात खेलों की। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड ग्राउंड पर खेले गए आईसीसी विश्व कप के मैच में इंग्लैंड ने अफगानिस्तान को 150 रनों से हरा दिया। मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में 6 विकेट पर 397 रनों का स्कोर बनाया। इसके जवाब में अफगानिस्तान की टीम 50 ओवर में 8 विकेट पर 247 रन ही बना सकी। इंग्लैंड के लिए कप्तान ओवेन मॉर्गन ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 71 गेंदों में 148 रन बनाए। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। मॉर्गन ने एक मैच में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड तोड़ा है। वहीं विश्व कप में आज न्यूजीलैंड का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दोनों टीमों के बीच मैच आज दोपहर बर्मिंघम में खेला जाएगा। वहीं जापान के हिरोशिमा में FIH महिला हॉकी सीरीज फाइनल्स के पूल ए में भारत ने फिजी को 11-0 से हरा दिया। भारत के लिए गुरजीत कौर ने 4 और मोनिका ने 2 गोल किए। भारतीय टीम पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो जारी करके सूर्य नमस्कार के फायदे बताए हैं। फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। हम आपको जाते जाते छोड़ जाते हैं इस वीडियो के कुछ हिस्से के साथ। आप देखिए कि इसके क्या फायदे हैं। सूर्य नमस्कार। सूर्य पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों के लिए ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य नमस्कार हमारे शरीर का संपूर्ण और संतुलित विकास करता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय इसे करना ज्यादा फायदेमंद होता है।
सबसे पहले आप अपने दोनों पैरों को आपस में जोड़ते हुए बिना कंधों को झुकाए सीधे खड़े हो जाएं। सुनिश्चित करें कि आपके हाथ शरीर के समीप हों और आपकी ठोड़ी जमीन से समानांतर हो। अपने शरीर को दोनों पैरों पर समान रूप से संतुलित करें। इस स्थिति को समस्थिति कहा जाता है। पहले चरण को करने के लिए सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ें और अपनी छाती के समीप नमस्कार मुद्रा में ले आएं। इसे प्रणाम आसन कहा जाता है। अब सांस छोड़ें। दूसरे चरण में धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए अपने शरीर को कमर से ऊपर की ओर खींचें और अपने दोनों हाथों को अपने सर के ऊपर ले जाते हुए अपने सर और कमर को पीछे की ओर झुकाएं। अपनी टांगें सीधी रखें। इस आसन को हस्तोत्तनासन कहा जाता है। अब तीसरे चरण के लिए धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को आगे की ओर तब तक झुकाएं जब तक आपकी दोनों हथेलियां आपके पैरों के दोनों तरफ जमीन को छू न लें। सूर्य नमस्कार से आपके फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। सूर्य नमस्कार आपके मेटाबॉलिज्म में सुधार लाता है और मधुमेह के प्रबंधन में उपयोगी पाया गया है। सूर्य नमस्कार अंतःस्रावी ग्रंथियों यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के स्राव को नियंत्रित करता है। सूर्य नमस्कार आपको वजन को सही रखने में मदद करता है और आपके मेरुदंड और आपके कमर की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी के रोगियों को इस आसन को सावधानी के साथ करना चाहिए। हर्निया और पेप्टिक अल्सर के रोगियों को सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। साइटिका, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और अक्यूट आर्थराइटिस के रोगियों को भी सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। महिलाओं को मासिक धर्म के समय और गर्भावस्था में सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। नियमित रूप से सूर्य नमस्कार का अभ्यास आपके शरीर को विषाक्त पदार्थों से मुक्त यानी डिटॉक्स करता है और आलस को हटाकर पूरे शरीर को सक्रिय करता है।